ओके दोस्तों, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल ऑफ फ्रिक्शन प्रॉब्लम्स पे जाने वाले हैं, दैट इज द 2 ब्लॉक एंड द 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ठीक है, 2 ब्लॉक एंड 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स एक स्पेशल टाइप है फ्रिक्शन के क्वेश्चंस का। ठीक है, जहां पर हमारा स्लिपिंग के लिए मल्टीपल सरफेसेस जो है वो हमारा अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां पर जजमेंट हम किस तरीके से लेते हैं, कहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, कहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, इन सारे चीजों का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मैं सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स लूंगा which at the starting you may feel it bit repetitive। ठीक है, बट उन सब चीजों का इंपॉर्टेंस है, तो प्लीज गो विथ मी। यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट को हम ढंग से समझेंगे। जो इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो है हमारा 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। अच्छा, उनके अंदर कोई भी अगर 2 ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन ना हो फिर तो वो एक बहुत ही वाहियात सिनेरियो है, उस जगह पर स्लिपिंग हमारा होगा ही होगा। तो जो भी हम ब्लॉक्स लेंगे उनके बीच में तो फ्रिक्शन होगा ही होगा। ठीक है, बाकी ग्राउंड पहले स्मूथ लेकर हम चालू करते हैं एंड फिर धीरे धीरे ग्राउंड को भी हम रफ बनाएंगे। लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो यहां पर मेरे पास सिनेरियो क्या है, एक स्मूथ ग्राउंड के ऊपर 2 ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, दोनों ब्लॉक सफिशिएंटली लॉन्ग हैं, तो ये सब टेंशन मत लो जो ये हमारा गिर जाएगा या फिर नहीं गिर जाएगा, वो सब टेंशन हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारा दोनों ब्लॉक के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 0.5। ग्राउंड इज कंप्लीटली स्मूथ। जो फोर्स है वो फोर्स मेरा कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वो मेरा टाइम के साथ वेरी कर रहा है। If starts getting applied at t equals to 0, then we have to find the acceleration time graph of both the blocks। ठीक है, अच्छा, what will happen? पहले ये बताओ what will happen। अच्छा, F जो अप्लाइड हो रहा है वो किस पर हो रहा है, 2 kg वाले ब्लॉक पे। सो ऑब्वियस सी बात है, as F gets applied, ठीक है, 2 kg block has a forward slipping tendency. It has a forward slipping tendency with respect to 4 kg ब्लॉक। मैं स्लिपिंग टेंडेंसी बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में स्लिप ऑब्वियस सी बात है होने ही जाएगा, एक स्लिपिंग टेंडेंसी जो है वो तो हमारा क्रिएट होगी। ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन किस नेचर का होगा, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स gets applied on 2 kg block in backward direction। मानते हो या नहीं, क्योंकि 2 kg वाले का फॉरवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो 2 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन पे लगना चालू होगा। एंड सेम फ्रिक्शन फोर्स F, ऑब्वियसली बात है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो सेम फ्रिक्शन फोर्स F एक्ट्स फॉरवर्ड ऑन 4 kg ब्लॉक। 4 kg ब्लॉक के ऊपर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे हमारा लगने वाला है। ठीक है, तो इस कारण पे 4 kg block also gets accelerated.
द 4 kg block also gets accelerated. ठीक है, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं. Right. 4 kg वाला ब्लॉक तो हमारा मूव करेगा ही करेगा. नथिंग टू स्टॉप इट. Nothing to stop it as ground is smooth. ग्राउंड स्मूथ होने के कारण 4 kg वाले ब्लॉक का मूवमेंट को रोकने के लिए कोई है ही नहीं. फ्रिक्शन यहां पे 4 kg वाले ब्लॉक के ऊपर ही हमारा लगने वाला है. ठीक है, सो यहां पर ध्यान दो. 2 kg वाला ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, ये मेरा कैपिटल एफ है, ये मेरा स्मॉल एफ है. ठीक है, और इस कारण पे इसका इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ए. स्टार्टिंग में एक्सीलरेशन बहुत कम रहेगा. ठीक है, क्योंकि फोर्स प्रैक्टिकली हमारा 0 है. और 4 kg वाला ब्लॉक, इसके ऊपर तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगने वाला है ऐसे, जिस कारण पे ये एक्सीलरेट कर रहा है ए. दोनों के बीच में अभी तक रिलेटिव स्लिपिंग चालू नहीं हुई है. तो सिंपल सी बात है, बोथ द ब्लॉक्स मूव एज अ कंबाइंड मास. बोथ द ब्लॉक्स मूव एज अ कंबाइंड मास. फ्रिक्शन को तो हम इंटरनल फोर्स मान ले सकते हैं. तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो है मेरा F. तो कैपिटल F विल बी इक्वल्स टू 2 + 4 into A. So that will be equals to 2T. तो एक्सीलरेशन A will be simply equals to T/3 मीटर/सेकंड². ये मेरा एक्सीलरेशन जो है वो हमारा आने वाला है. 2T न्यूटन पे दिया हुआ है, डोंट वरी. तो एक्सीलरेशन जो होगा वो मेरा T/3 मीटर/सेकंड² होगा. और जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं इसका देख लूं तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 4A. दैट इज इक्वल्स टू 4T/3 न्यूटन. इतना हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है दोनों ब्लॉक के बीच में. नाउ ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे T बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा और ये फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा बढ़ता रहेगा. राइट. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन? ध्यान दो, जो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, that limiting friction will be nothing but mu into 2 into G. That will be 0.5 into 20. That is equals to 10 Newton. ये मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन है. सो करते जैसे जैसे T बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा F बढ़ेगा. ध्यान देना, when F becomes 10 Newton, when F becomes 10 Newton, in the next instant, स्लिपिंग ऑकर्स. दोनों के बीच में जो स्लिपिंग है वो हमारा होना चालू हो जाएगा. सो ध्यान दो, शुरुआत में तो दोनों हमारा कंबाइंड बॉडी की तरह मूव करेगा और कंबाइंड बॉडी का जो एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी गिवन बाय T/3 मीटर/सेकंड², और जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो है मेरा 4T/3 न्यूटन. ध्यान देना, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वही हमारा ड्राइविंग फोर्स है फॉर द 4 kg ब्लॉक. ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द 4 kg ब्लॉक्स मूवमेंट. तो
तो ये करते करते जहां पर हमारा इसका वैल्यू 10 न्यूटन को हिट कर जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का एट मैक्स औकात जो है वो है मेरा 10 न्यूटन। तो जैसे ही वो 10 न्यूटन को हिट करेगा, अब दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होना चालू हो जाएगा। तो स्लिपिंग ऑकर्स at t equals to t naught। ठीक है, स्लिपिंग जो है वो t equals to t naught पर हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 4t naught by 3 must be equals to 10, यानी t naught will be equals to 7.5 सेकेंड। इस टाइम पे दोनों के बीच में स्लिपिंग होगा और अब 2 kg वाला ब्लॉक फॉरवर्ड स्लिप करके और ज्यादा एक्सीलरेशन के साथ निकल जाएगा, 4 kg वाला ब्लॉक पीछे रह जाएगा। तो एट दिस इंस्टेंट जो हमारा a का वैल्यू होगा दैट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ध्यान देना, दिस इज द मैक्सिमम कॉमन एक्सिलरेशन एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा एफ मैक्स आएगा 7.5 पुट कर दो, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 15 न्यूटन। तो अगर मैं यहां पर 15 न्यूटन से कम फोर्स अप्लाई करता हूं तो इन दैट केस दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। तो अगर कोई पूछे जो भाई फोर्स एफ में कितना एट मैक्स लगा सकता हूं क्योंकि दोनों एक कंबाइंड सिस्टम की तरह मूव करे, तो उसका जवाब है 15 न्यूटन होगा। एंड उसके बाद जो है वो हमारा स्लिप करते हुए आगे की ओर निकल जाएगा 2 kg वाला ब्लॉक। तो अगर अब हम एनालाइज करें फॉर t ग्रेटर देन 7.5 सेकेंड, काइनेटिक फ्रिक्शन तो एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता है, स्टैटिक और काइनेटिक दोनों का कोएफिशिएंट में इक्वल माना हूं तो Fs जो है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, सॉरी जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो सिंपली कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, दैट्स फॉर श्योर, राइट। तो उसके बाद के सिनेरियो के लिए जो हमारा एनालिसिस होगा, जो मेरा 2 kg वाला ब्लॉक है इसके ऊपर इधर से लग रहा है 2t, यहां से लग रहा है 10, तो सिंपली हम देख सकते हैं इसका एक्सीलरेशन को अगर मैं a1 बोलता हूं तो a1 विल बी 2t माइनस 10 बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू t माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो हमारा 4 kg वाला ब्लॉक है इसके ऊपर तो 10 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगेगा और इसका ऊपर एक्सीलरेशन है a2। f का कोई इफेक्ट अब इसके ऊपर डेफिनेटली नहीं पड़ेगा, तो a2 हमारे पास सिंपली आ जाएगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So, if I plot the graph of acceleration versus time t, तो 7.5 सेकेंड तक जो है 7.5 सेकेंड तक तो दोनों का एक्सीलरेशन कॉमन होगा। तो मैं 2 kg वाले ब्लॉक का ड्रॉ कर रहा हूं ग्रीन के सहारे, ठीक है। दिस इज माई a1, ये t के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं a2, तो दोनों तो साथ में ही मूव करेगा। सो दिस इज माई a2 और दोनों का जो वैल्यू है
that will be equals to t by 3 and this equal ये वाला होगा 7.5 सेकेंड तक और ये वाला एक्सीलरेशन का वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वंस सेपरेशन हैज ऑकर्ड A2 तो वो 2.5 का कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आगे मूव करेगा एंड रिगार्डिंग A1 ध्यान देना, पहले अगर ऐसे चल रहा था तो अब ये मेरा नया A1 होगा, दैट विल बी t-5। अच्छा ध्यान देना, जो इनिशियल स्लोप था उससे स्लोप बढ़ेगा क्योंकि इनिशियल स्लोप था 1/3 और जो फाइनल स्लोप है वो है मेरा t। तो यहां पर जो लाइन था उस लाइन के रेस्पेक्ट में t एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये ऊपर की तरफ चढ़ने वाला है, तो A1 जो होगा दैट विल बी t-5 एंड A2 जो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा एट 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को प्लॉट करने बोले तो इनिशियली अप टू 7.5 सेकेंड टी के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो 4t/3 होगा, पहले इंक्रीज करेगा एंड फिर उसके बाद 10 पर जाके वो हमारा कांस्टेंट हो जाने वाला है। तो ये एक बेसिक 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है जो सबसे पहले हमें एनालाइज करना समझना पड़ेगा। अब अगर यही वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, बाकी और कोई डिफरेंस बिना लाए, सब कुछ हमारा सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह, ये मेरा 2 kg का ब्लॉक है, नीचे हमारा 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, ग्राउंड जो है वो मेरा स्मूथ है यानी इसका म्यू हमारा 0 है और इसका म्यू जो है वो मेरा 0.5 है, बाकी सब कुछ तो सेम है। मैं अब यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F = 2t। अब क्या होगा ना, यहां पर ध्यान देना, F is a driving 2 kg block, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा इसका, अब 4 kg वाला आगे भागना चाह रहा है तो 4 kg के ऊपर बैकवर्ड फ्रिक्शन लगेगा, 2 kg के ऊपर फॉरवर्ड फ्रिक्शन लगेगा, तो ये F है, इसका एक्सीलरेशन यहां पर A है। स्टार्टिंग में तो वो दोनों कंबाइंड बॉडी की तरह मूव करेगा, ये मेरा 2 है, यहां पर मेरा ये है, दिस इज 4 एंड यहां पर जो है पीछे की तरफ F लग रहा है, यहां पर 2t लग रहा है, तो यहां पर हमारा F लग रहा है, ठीक है। सो टिल द बॉडी till the time they move as a combined mass, ठीक है, till the time they move as a combined mass, फ्रिक्शन तो हमारा इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो कैपिटल F जो होगा वो मेरा सिंपली आएगा 6 से, that will be equals to 2t, तो A जो आएगा t/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो दोस्तों, जब तक रिलेटिव स्टिपिंग हमारा चालू नहीं हो रही है तब तक फर्क क्या पड़ता है, तब तक हमारा कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जो भाई हम फोर्स को 2 kg पे लगा रहे हैं या 4 kg पे लगा रहे हैं, कोई फर्क तो हमारा नहीं पड़ता है। जो हमारा वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होगा F लिमिटिंग, that will be equals to 10 Newton. The limiting value of friction force will be equals to 10 Newton simply. ठीक है, तो मान लो again slipping occurs at t equals to t0। स्लिपिंग जो हो रहा है वो मेरा t equals to t0 पर हो रहा है, तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान दो,
जो हमारा F है दैट इज इक्वल्स टू 2 into A, तो दैट इंप्लाइज 2t naught by 3 will be equals to 10, तो t naught will be equals to 15 second. तो स्लिपिंग जो होगा वो मेरा अब यहां पर 15 सेकेंड पर होने वाला है. नाउ एट दिस इंस्टेंट एक्सीलरेशन ए हमारा कितना होने वाला है? दैट विल बी टी नॉट बाई 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस विल बी द maximum common acceleration and correspondingly जो हमारा फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आएगा 30 न्यूटन. Now for t greater than 15 सेकेंड हमारे पास फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट हो गया है, तो F के जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 10 न्यूटन. 2 kg वाले ब्लॉक पे तो केवल और केवल हमारा ऊपर का फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है वही उसका ड्राइविंग फोर्स है. तो अगर मैं 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो इस तरफ इसका 10 है, ये A1 है, तो A1 सिंपली आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, और 4 kg वाले के लिए अगर मैं ड्रॉ करूं, यहां पर पीछे की तरफ 10 लग रहा है, इस तरफ हमारा 2t लग रहा है, यहां पर जो है वो मेरा है A2, तो ये मेरा मास है 4, तो A2 सिंपली आ जाएगा t by 2 minus 10, 2t minus 10, sorry, t by 2 minus 5 by 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कॉमन एक्सीलरेशन जो है वो है मेरा 5. नीचे वाले का एक्सीलरेशन टाइम के साथ हमारा हमेशा बढ़ता रहेगा, ऊपर वाले का एक्सीलरेशन अब हमारा कांस्टेंट हो जाएगा एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड इफ आई ड्रॉ द ग्राफ का नेचर अब वापस हमारा सिमिलर होगा. तो स्टार्टिंग में तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं मालूम पड़ेगा, जो वहां पर था वही यहां पर भी होने वाला है. सो दिस विल हैपन टिल 15 सेकेंड, और एक्सीलरेशन का वैल्यू वहां पर है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मेरा क्या है, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए मैं लिख रहा हूं, तो यहां पर तो सिंपली ये मेरे पास आ जाएगा A1 दैट विल बी इक्वल्स टू 3 by 3, एंड उसके बाद ये ऊपर वाला ब्लॉक कांस्टेंट एक्सीलरेशन 5 से जाना चालू करेगा. एंड रिगार्डिंग द नीचे वाला ब्लॉक सिंपली ग्राफ क्या होगा, स्टार्टिंग में तो वो इसी के साथ चढ़ेगा. स्लोप ध्यान देना अब 1/3 है, बाद में स्लोप जो आएगा वो 1/2 आएगा. तो ये अगर मेरा एक्स्ट्रापोलेटेड लाइन है तो उसके रेस्पेक्ट में ऊपर चढ़ने वाला है, तो ये हो जाएगा t - 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ग्राउंड अगर स्मूथ था, मैं फोर्स को धीरे धीरे बढ़ा रहा था. सो दिस वाज द एनालिसिस, समझ में मेरे ख्याल से आ चुका है. ओके, तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं. ठीक है, अब क्या है, मेरा अभी तक जो ग्राउंड स्मूथ था वो स्मूथ तो हमारा नहीं होने वाला है. अगेन मेरा यहां पर एक 4 kg का ब्लॉक है. ठीक है, और इसके नीचे हमारे पास एक 5 kg का ब्लॉक है. राइट, मैंने ऊपर वाले ब्लॉक पर अप्लाई कर रहा हूं
2t न्यूटन। यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1 दैट इज 0.3 और यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.4। चलो 0.5 ले लो, कोई ना, ठीक है। तो सवाल यह है, ड्रॉ एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, तो यहां पर सवाल पहले उठता है, जो पहला स्लिपिंग कहां पर होगा, ऊपर वाले सरफेस पर या फिर नीचे वाले सरफेस पर। तो सवाल तो यहां पर पहला ये है, जो वेयर विल द फर्स्ट स्लिपिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। तो मान लो दोनों सरफेस का मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल देता हूं। नीचे वाले सरफेस का जो FL1 है, अगर मैं देखूं दैट विल बी 0.3 इंटू 9 इंटू 10। वहां पर कंबाइंड मास काम करेगा तो 9 इंटू 10, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 27 न्यूटन। और ऊपर वाले सरफेस के लिए FL2 जो होगा दैट विल बी 0.5 into 4 into 10, so that will be 10 Newton. So ध्यान देना, अगर मान लो हमें पहला स्लिपिंग ग्राउंड और 5 kg के बीच में होगा, तो हमें 27 न्यूटन अप्लाई करना पड़ेगा। तो F external must be greater than 27 Newton for slipping to occur between ground and 5 kg block. ऑन द अदर हैंड, नीचे वाला पार्ट, ये वाले को भूल जाओ, ये वाला तो अभी मेरा स्टेशनरी है क्योंकि यहां पर स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो 4 kg वाला ब्लॉक को अगर मैं कंसीडर करूं, 4 kg वाला ब्लॉक को अगर मैं कंसीडर करूं, तो यहां से मैं बोल सकता हूं F external must be greater than or equals to 20 Newton for slipping to occur between 4 kg and 5 kg। ये दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग होने के लिए कम से कम हमें 20 न्यूटन का फोर्स जो है वो तो हमें लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, स्लिपिंग पहले तो मेरा यहां पर होगा, यहां पर स्लिपिंग हमारा नहीं होने वाला है स्टार्टिंग में। तो ध्यान देना, फॉर F लेस देन 20 न्यूटन नो स्लिप ऑकर्स, कोई भी स्लिप नहीं हो रहा है। एक्सीलरेशन ऑफ बोथ will be equals to 0। तो ये हमारा चुपचाप पड़ा हुआ होगा, ठीक है। यहां पे हमारा डेफिनेटली जो दोनों का एक्सीलरेशन होगा वो होगा हमारा 0। एंड यहां पर अगर मैं 4 kg वाले के लिए ड्रॉ करूं, यहां से मेरा 2t लग रहा है। 4 kg वाले का फॉरवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है विथ रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस, सो फ्रिक्शन मेरा इसके ऊपर पीछे की तरफ लगेगा। इसका एक्सीलरेशन 0 है, तो यहां के जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2t न्यूटन। और 5 kg ब्लॉक के ऊपर अगर मैं देखूं
यहां पर भी तो मेरे पास F लग रहा है जिसका वैल्यू 2t है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका फॉरवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो इसका फ्रिक्शन में अगर F1 मानता हूं तो F1 विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू F। तो दोनों के दोनों कांटेक्ट पर हमारा 2t न्यूटन का फोर्स लगने वाला है जब तक हमारा स्लिपिंग नहीं होगा। ठीक है, स्लिपिंग ऑकर्स at t equals to t naught। t equals to t naught पर जो हमारा स्लिपिंग है वो हमारा होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है 2t naught will be equals to 20, यानी t naught जो हमारे पास आएगा that is going to be equals to 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड पे जो है हमारा दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग अब होने वाली है। ठीक है, अच्छा, t ग्रेटर देन 10 सेकेंड पर जो हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो तो हमारा 20 न्यूटन पे फिक्स हो जाएगा। तो अगर मैं 5 kg वाला ब्लॉक को एनालाइज करूं, अगर मैं यहां पर 5 kg वाला ब्लॉक को एनालाइज करूं, ठीक है, तो 5 kg वाले ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से गेम तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 5 kg वाला ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से गेम बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर हमेशा 20 न्यूटन लगेगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स F1 लगेगा एंड इसका वैल्यू भी 20 न्यूटन ही होगा, और जो कि हमारा 27 न्यूटन से कम है। सो ध्यान देना यहां पर इंपॉर्टेंट बात, 5 kg ब्लॉक will never move। 5 kg वाला ब्लॉक पे तो सवाल ही नहीं आता है जो वो हमारा मूव करे। अगर स्टार्टिंग में मूव नहीं किया तो 5 kg वाला ब्लॉक मूव कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ऊपर का जो हमारा फ्रिक्शन है वो तो हमारा फिक्स हो जा रहा है। अब 4 kg वाला ब्लॉक के ऊपर अगर मैं देखूं, यहां पर 2t, पीछे की तरफ 20, तो 4 into a will be equals to 2t minus 20, तो a will be t by 2 minus 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा 4 kg वाला ब्लॉक का एक्सीलरेशन होगा। एंड नाउ इफ वी प्लॉट द ग्राफ, जो 5 kg वाला ब्लॉक है उसको अगर मैं ग्रीन से ड्रॉ करूं तो वो तो मेरा बिल्कुल ही फिक्स है। ये मेरा नीचे वाले का एक्सीलरेशन है, मैं A2 बोल देता हूं। एंड जो मेरा ऊपर का 4 kg वाला ब्लॉक है, यहां पर पहले t इक्वल्स टू 10 सेकेंड तक तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ये तो हमारा 0 पर ही रहेगा। एंड फिर जो है वो टाइम के साथ हमारा इंक्रीज करेगा एज अ t by 2 minus 5। So that is the graph of the 4 kg block acceleration. Okay? Okay. अब यही वाला क्वेश्चन है। नाउ let's repeat the problem. Now let's repeat the problem. If mu1 equals to 0.1 and mu2 will be equals to 0.8. Let's repeat the problem. ठीक है, now let's see. तो
यहां पर जो है FL1 पहले वाले पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ग्राउंड और इसके बीच में, तो कितना आ जाएगा μ1 दैट इज 0.1 into 9 into 10, that will be 9 Newton. And FL2, that will be 0.8 into 4 into 10, 32 Newton. So जब एक्सटर्नल फोर्स 9 न्यूटन होगा तभी तो हमारा यहां पर स्लिपिंग हो जा रही है। तो फर्स्ट स्लिपिंग occurs between ground and the 4 kg block. The first slipping occurs between the ground and the 4 kg block. ठीक है, ये कब होगा? Occurs when F external is equals to 9 न्यूटन हो। तो मान लो इसके लिए मैंने लिख दिया T इक्वल्स टू T नॉट। तो T अगर मेरा T नॉट के इक्वल है तो मैं सिंपली यहां पर लिख सकता हूं जो 2T विल बी इक्वल्स टू 9, 2T नॉट विल बी इक्वल्स टू 9, यानी T नॉट विल बी इक्वल्स टू 4.5 सेकेंड। ठीक है, तो एक बात तो ये है फॉर T ranging between 0 to 4.5 सेकेंड, blocks remain स्टेशनरी। दोनों ब्लॉक जो है वो हमारा स्टेशनरी रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद है ये मेरा समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? अब ध्यान दो, फॉर T greater than 4.5 second, they move as a combined body. They move as a combined body. So what will be the scenario? मेरे पास एक मेरे पास एक 9 kg का ब्लॉक है। इसके ऊपर यहां पर जो है यहां पर लग रहा है 2T। ठीक है, कहीं पर भी लग रहा है, डजंट मैटर, ऊपर या नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर या नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कंबाइंड है। सो चलो दिखाने पे ऐसे ऊपर दिखा सकता हूं, लेकिन कुल मिला के तो बात सेम ही है। और पीछे की तरफ क्योंकि यहां पर एक बार काइनेटिक बन चुका है तो यहां पर तो मेरा फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स हो गई है, यहां पर तो मेरा 9 न्यूटन ही लगने वाला है। तो दोनों का जो कंबाइंड एक्सीलरेशन है A, तो A विल बी इक्वल्स टू 2T माइनस 9 बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T ग्रेटर देन 4.5 सेकेंड के लिए ये हमारा एनालिसिस होने वाला है। अच्छा, अगर मैं इंडिविजुअल एनालिसिस करूं तो 4 kg वाले ब्लॉक पे इसका, क्योंकि ऊपर फोर्स लग रहा है, 4 kg वाले का फॉरवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो यहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो हमारा बैकवर्ड होगा और उस पर हमारा एक्सीलरेशन होगा A। और 5 kg वाले ब्लॉक पर यहां पर है F, यहां पर है 9 और यहां पर भी हमारा एक्सीलरेशन होगा A। सो
यहां से मैं लिख सकता हूं 2t माइनस f इक्वल्स टू 4a, एंड यहां पर मैं एक चीज लिख सकता हूं f माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 5a। बट ध्यान दो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। f का जो वैल्यू है वो है मेरा 9 प्लस 5a, बट यहां का फ्रिक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू तो है जिसका वैल्यू है 32 न्यूटन। f so what I can say is f will be equals to 5a, यानी 10t by 9 minus 5 plus 9, ये तो मैं लिख सकता हूं 5a, यहां पे पुट कर दो। a का वैल्यू क्या है 2t by 9 minus 1, तो 10t by 9 minus 5 plus 9, so that will be equals to 10t by 9 plus 4. So 10t must be less than or equals to 28. तो 2.t जो आएगा वो मेरा लेस देन और इक्वल्स टू आएगा 2.8 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 2.8 इंटू 9, सो दैट विल बी 327, 27 और 1 minus 1.8, 25.2। सो 25.2 सेकेंड तक ये दोनों हमारा कंबाइंड मूव करने वाला है। एंड ध्यान देना, एट t equals to t1 that is equals to 25.2 सेकेंड, 4 kg एंड 5 kg के बीच में हमारा स्लिपिंग ऑकर हो जाएगा। तो जो मेरा मैक्सिमम एक्सीलरेशन आएगा, अगर जो मेरा मैक्सिमम एक्सीलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा 2t by 9, तो यहां पर अगर मैं 9 से करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा कितना 2.8, 2.8 इंटू 2 5.6 माइनस 1 4.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन सही किया हूं, हाँ ठीक है। टी का वैल्यू हो जाएगा 2.8 इंटू 9, तो उसको ऊपर पुट कर दूंगा, तो 2.8 इंटू 9 अगर होगा सो 9 तो कटेगा, सो 2 इंटू 2.8 दैट विल बी 5.6 माइनस 1 या 4.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड जो हमारा इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होना पड़ेगा वो है मेरा 2t, एंड 2t अगर मैं करता हूं सो दैट विल बी इक्वल्स टू 50.4 न्यूटन। सो ध्यान देना, जब तक मैं 9 न्यूटन से कम अप्लाई करूंगा तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। 9 से 50.4 तक दोनों एक कंबाइंड बॉडी के लिए मूव करेगा, और 50.4 पे अब दोनों के बीच में स्लिपिंग हो जाएगा, यानी फॉर t ग्रेटर देन 25.2 सेकेंड। ध्यान देना, जो मेरा नीचे का ब्लॉक होगा, जो मेरा नीचे का ब्लॉक होगा वो नीचे के ब्लॉक के ऊपर तो यहां पर 9 और यहां पर 32, ये मेरा फिक्स हो गया है। तो 32 माइनस 9 दैट विल बी इक्वल्स टू 23, 23 डिवाइडेड बाय 5 4.6, हाँ सही आ रहा है। तो
A2 4.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे फिक्स हो जाएगा और ऊपर वाला जो 4 kg वाला ब्लॉक है इस तरफ 2t लगेगा, इस तरफ 32 लगेगा। सो इसका जो एक्सीलरेशन हो जाएगा 2t minus 32 by 4. So that will be t by 2 minus 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा होने वाला है। सो अब मोशन के बारे में अगर हम समझे, ग्राफ के बारे में अगर हम समझे, सो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम बना लेते हैं। ये वाला ग्राफ पे हमारा 2 पॉइंट पे ब्रेक आने वाला है। सबसे पहले अप टू द टाइम 4.5 सेकेंड नथिंग विल हैपन। दिस इज माई 4.5 सेकेंड। वहां पर एक्सीलरेशन 0 ही रहेगा। उसके बाद कंबाइंड बॉडी की तरह वो मूव करेगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा 25.2 सेकेंड तक, जहां पर एक्सीलरेशन हमारा हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना था एक्सीलरेशन वाले का 4.6। और मैं अगर नीचे वाले के लिए बना रहा हूं उसके बाद तो ये वाला वैल्यू मेरा फिक्स हो जाएगी, उसका वैल्यू में अब कोई बदलाव नहीं होगा। इसका एक्सीलरेशन 4.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अब मेरा फिक्स हो जाएगी। और अगर मैं अब ऊपर वाले के लिए बनाऊं, यहां तक तो स्टॉप, यहां तक तो दोनों साथ में ही मूव करेगा। अच्छा, इनिशियल स्लोप ऑफ द लाइन 2/9 है, बाद में स्लोप जो है वो है मेरा 2/4, यानी ये अगर मेरा ओरिजिनल स्लोप है तो उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा स्लोप के साथ मेरा एक्सीलरेशन बढ़ने वाला है। सो दिस विल बी द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द 2 ब्लॉक्स। मैं एक बार ग्राफ सबके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, फ्रिक्शंस का वैल्यू क्या है, वो सारे के सारे चीज एनालाइज करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर एक बात समझ में आ जाना चाहिए, ऊपर फोर्स लगाने पर नीचे का कोई सरफेस में अगर एक बार स्लिपिंग नहीं हुआ तो वो कभी नहीं होगा। ये केवल 2 ब्लॉक नहीं, आगे मैं 3 ब्लॉक कराऊंगा, वहां पर भी वैलिड है। मैं जहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसके नीचे का कोई एक सरफेस जो जहां पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, वहां पर अगर एक बार स्लिपिंग नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। पहले वहां पर हुआ तो वो ब्लॉक वाला जो सरफेस है वहां पर तो एक्सीलरेशन कभी ना कभी डेफिनेटली हमारा स्लिपिंग होगा ही होगा। वो एक गलती मत कर देना, ठीक है। यहां पर 32 न्यूटन है, t = 16 सेकेंड लिख के मत आ जाना, क्योंकि 16 सेकेंड पे ये तो तब हमने निकाले हैं जब दोनों स्टेशनरी है उस एजम्पशन के साथ। ये 32 न्यूटन डेफिनेटली 16 सेकेंड से ज्यादा टाइम पे हिट होगा। यहां पर t = 4.5 सेकेंड बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर दोनों स्टेशनरी था। बट 32 को 2 से डिवाइड करके 16 सेकेंड पे अगला स्लिपिंग मत करवा देना, क्योंकि एक्सीलरेशन भी तो है उस सिस्टम पे। ये 32/2t तुम जो कर रहे हो वो तो इस एजम्पशन के साथ जो हमारा दोनों बॉडी हमारा रेस्ट पर है, जो डेफिनेटली गलत है। तो वो टाइम हमने बाद में निकाले हैं, वो 16 से ज्यादा आया है, 25.2 सेकेंड है। और अब इस पर एक और वेरिएशन बचा, एक ही और वेरिएशन बचा हुआ है, वो है दोनों जगह पर हमारा फ्रिक्शन है और मैं नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। लेट्स सी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉसिबल केस। बाकी सब केस इनिंग का हाइब्रिड होने वाला है। तो कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। ये मेरा 4 kg वाला ब्लॉक है, ये मेरा 5 kg वाला ब्लॉक है। यहां पर जो है म्यू 0.5 है, यहां पर म्यू जो है वो है मेरा 0.3, और यहां पर जो मेरा फोर्स लग रहा है वो लग रहा है मेरा 2t न्यूटन। तो वापस हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ निकालने का कोशिश करेंगे।
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो हम निकालने का कोशिश करेंगे। अच्छा, यहां पर जो अगर मैं लिमिटिंग वैल्यूज है मैं देख लूं, FL1 यहां पर नीचे वाले पे FL1 विल बी 9 into 10 into 27 न्यूटन, और जो मेरा FL2 होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू ऊपर वाला सरफेस के लिए 4 into 10 into 0.5, दैट विल बी 20 न्यूटन। अब एक बात ध्यान दो, यहां पर लिमिटिंग वैल्यूज के ऊपर ध्यान दो ही मत। स्लिपिंग जो पहली बार होगा, फर्स्ट स्लिपिंग हैज टू ऑकर, फर्स्ट स्लिपिंग हैज टू ऑकर बिटवीन ग्राउंड एंड 5 kg। यार अगर ग्राउंड और 5 kg वाला हिला ही नहीं, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 5 kg वाले पे, जब तक ये नहीं हिलेगा तब तक 4 kg वाला ब्लॉक को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा जो कुछ हलचल हो भी रहा है। 5 kg वाले पे जब तक स्लिपिंग टेंडेंसी क्रिएट नहीं होगी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब तक 4 kg के रेस्पेक्ट में स्लिपिंग होने का कोई तरीका है ही नहीं, कोई भूतिया हरकतें तो हो नहीं रही है। पहले ग्राउंड का ही स्लिपिंग होना पड़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ म्यू। यहां पर म्यू का वैल्यू क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये भी लिख दे रहा हूं, टिल 5 kg स्लिप्स ओवर ग्राउंड, ठीक है, frictional force between 4 kg and 5 kg block will be simply equals to 0. That's obvious. ठीक है, इस बात को समझ में आया है। यहां पर कोई अलग अलग म्यू को लेके अलग केस क्रिएट करना पॉसिबल ही नहीं है। स्लिपिंग अगर पहले होना होगा तो ग्राउंड और 5 kg के बीच में ही होगा, कहीं भी और नहीं हो सकता है। सो अब अगर हम ध्यान दें, सो ऑब्वियसली बात है, फॉर एट t इक्वल्स टू T0 स्लिपिंग हमारा मान लो होता है, स्लिपिंग ऑकर्स। तो अगर यहां पर हमारा स्लिपिंग हो रही है तो सिंपल सी बात है, 2T0 must be equals to 27, यानी T0 हमारा 13.5 सेकेंड है, क्योंकि उस इंस्टेंट पे ऊपर में तो फ्रिक्शन 0 है, नीचे अब पूरा दम वो लगा चुका है, वो दम अब टूट रहा है, तो 13.5 सेकेंड में पहली बार स्लिपिंग होगी। ठीक है, सो अब अगर हम ध्यान दें, आफ्टर दैट 4 kg and 5 kg blocks will move with same acceleration। दोनों का एक्सीलरेशन जो है वो हमारा सेम हो जाएगा। यानी क्या है, फंडा क्या है, ध्यान देना, यहां पर तो मेरा 27 फिक्स हो गया है 5 kg वाला ब्लॉक के लिए, यहां पर 2T लगेगा और 5 kg 4 के रेस्पेक्ट में आगे भागने का ट्राई कर रहा है, तो यहां पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा F और इसका एक्सीलरेशन है A। तो हम इसके लिए सिंपली लिख सकते हैं 2T minus 27 minus F will be equals to 5A।
एंड नाउ रिगार्डिंग द 4 kg ब्लॉक, इसका ड्राइविंग फोर्स तो हमारा फ्रिक्शन ही है, इस पे एक्सीलरेशन है a, तो F विल बी इक्वल्स टू 4a। दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन आएगा दैट विल बी 2t माइनस 27 बाई 9, 2t बाई 9 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जो हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा दोनों के बीच में दैट इज 4a, यानी 8t बाई 9 माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, t इक्वल 13.5 सेकेंड में पुट करके देख लो, वो ऑब्वियसली जीरो है, आना भी चाहिए, पुट करने की जरूरत नहीं है। एंड जैसे जैसे t बढ़ेगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, बट F जो है दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 20 न्यूटन। एक सर्टेन टाइम के बाद, क्योंकि 4 पे डायरेक्टली फोर्स अप्लाई होते जा रहा है, वो भी हमारा एक इंक्रीजिंग फोर्स है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद 5 के ऊपर फ्रिक्शन उतना अप्लाई कर ही नहीं पाएगा, एंड अब मजबूरी में 5 वाला हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान दें, लेट सेपरेशन बिटवीन 4 kg and 5 kg block, 4 kg and the 5 kg block occurs at t equals to t1 second। ठीक है, अच्छा सिंपली एक चीज में लिख सकता हूं, 8t1 बाई 9 माइनस 12, वहां पर हमारा 20 होना चाहिए, तो ये 32 कट गया, तो t1 विल बी 36 सेकेंड। यानी जो ये वाला सेपरेशन होगा वो हमारा 36 सेकेंड पर होने वाला है, और उस टाइम पे जो हमारा a होगा, a मैक्स, एंड दैट विल बी, अगर हम ध्यान दें a मैक्स का वैल्यू कितना होगा, पुट कर दो 36, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज द मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन, दिस विल बी द मैक्सिमम कॉमन एक्सीलरेशन, और जो हमारा f है उसका वैल्यू वहां पर हमारा होना चाहिए 72 न्यूटन, जो कि 20 न्यूटन से बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, वो 20 न्यूटन से बहुत ज्यादा है, राइट। तो एक्सीलरेशन जो होगा वो होगा मेरा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहां पर जो हमारा मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स जिसके चलते वो मूव ना करे वो है मेरा 72 न्यूटन। सो अगर मैं 27 न्यूटन से कम लगाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, चुपचाप पड़ा रहेगा दोनों। 27 से 72 के बीच में दोनों हमारा साथ मूव करेगा, एंड अगर मैं 72 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई कर दिया तो 4 kg वाला ब्लॉक पीछे रह जाएगा, 5 kg वाला ब्लॉक हमारा आगे बढ़ जाएगा। तो फॉर t ग्रेटर देन 36 सेकेंड, अगर मैं 4 kg वाला ब्लॉक को एनालाइज करूं तो यहां पर तो हमारा 20 न्यूटन फिक्स हो जाएगा, तो इसका जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे फिक्स है। एंड 5 kg वाले पे अगर मैं देखूं तो यहां पे लग रहा है 2t, नीचे लग रहा है 27, यहां पे लग रहा है 20। ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन जो है a
तो A2 मेरे पास हो जाएगा -47 by 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा होने वाला है। सो बाकी मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ ही चुका है। सो वी सिंपली प्लॉट द ग्राफ्स फॉर द एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम। सो t13.5 सेकेंड तक तो कुछ नहीं होने वाला है। t13.5 सेकेंड तक दोनों बॉडी हमारा स्टेशनरी रहेगा। फिर 36 सेकेंड तक दोनों हमारा एक कंबाइंड बॉडी की तरह मूव करेगा और इसके दौरान जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन, कॉमन एक्सीलरेशन जो हमारा क्रिएट होगी, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अगर ऊपर वाला ब्लॉक के लिए बनाया तो उसका वैल्यू तो मेरा 5 पर कांस्टेंट हो जाएगा। नीचे वाले ब्लॉक के लिए ये हमारा मूव करेगा, पहले तो कुछ नहीं, फिर दोनों फिर साथ में कॉमन, लाइक दिस। एंड देन इस लाइन का स्लोप था 2/9, फाइनल लाइन का स्लोप है 2/5, तो ज्यादा तेजी के साथ ये हमारा ऊपर की ओर बढ़ने वाला है। दिस इज द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। सो बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड ऑल पॉसिबल प्रोफाइल्स जो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स पे हम सामना कर सकते हैं। अब जो भी होगा वो इन्हीं का हाइब्रिड होगा, तो मैं जल्दी से एक सिस्टम बना लेता हूं। लेट्स सी। क्या है मेरे पास? मेरे पास एक 2 kg का ब्लॉक है ऊपर और एक मेरे पास 3 kg का ब्लॉक है। ऊपर वाले पे मैंने 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं और नीचे वाले पे मैंने 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, यहां का म्यू है 0.1, यहां का म्यू है 0.2। ठीक है, तो सवाल यहां पर यह है जो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा FL1 होगा, लिमिटिंग वैल्यू FL1, वो कितना है? 0.1 इंटू 5 इंटू 10, तो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5 न्यूटन। और जो दूसरे वाले का लिमिटिंग वैल्यू होगा FL2, 0.2 इंटू 2 इंटू 10, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 न्यूटन। ठीक है, राइट। देखो एक बात को समझो, क्योंकि टोटली 15 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, वो 5 न्यूटन से तो डेफिनेटली ज्यादा है कि है टोटली, क्योंकि अगर हम ध्यान दें हम अप्लाई कर रहे हैं 15 न्यूटन और यहां पर जो हमारे पास वैल्यू जो है वो है मेरा 5 न्यूटन। तो एक बात तो निश्चित है, जो स्लिपिंग definitely occurs between 3 kg and ground। 3 kg और ग्राउंड के बीच में तो डेफिनेटली हमारा स्लिपिंग होगी ही होगी, इस बात पे तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए, दैट्स ऑब्वियस। ठीक है, हाँ, अब 2 और 3 के बीच पे होगी या नहीं उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो लेट्स सी क्या होगा। मैं 3 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम मान लेता हूं। ठीक है, यहां पर ये 3 है
अच्छा, यहां पर जो स्लिपिंग हुई है तो इसके ऊपर डेफिनेटली पीछे की तरफ 5 लग रहा है, मेरा यहां से एक 10 लग रहा है, और मान लो 3 हमारा आगे भागना चाह रहा है, तो इसके ऊपर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन F लग रहा है, जिस कारण पे सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है A से। और 2 kg वाले ब्लॉक पर अगर मैं देखूं, मैं यहां से लगा रहा हूं 5, इसके ऊपर फॉरवर्ड फ्रिक्शन लग रहा है F, एक्सेलरेशन है A। वी हैव एज्यूम्ड नो स्लिपिंग इन दिस केस, जहां पे F का वैल्यू हमारा आना चाहिए लेस देन 4 न्यूटन। ठीक है, सो इसके लिए क्या लिख सकता हूं, 10 माइनस 5 माइनस F, दैट विल बी 3A, एंड F प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 2A। ओके, सो मेरे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 5A, यानी A मेरे पास आ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A मेरे पास आ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इफ आई सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन ऑफ F, तो F मेरे पास आ जा रहा है 2 इंटू 2 माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 न्यूटन। यानी यहां पर तुमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन गलत लिए हो, एक्चुअली 2 kg वाला ब्लॉक जो है वो हमारा ज्यादा तेजी के साथ भागना चाह रहा है। अगेन इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो तो हमारा 4 न्यूटन से कम है ही है। सो ऑब्वियस सी बात है, F हैज नॉट हिट इट्स लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, F has not hit its limiting value, therefore both the blocks move as a combined body। और एक्सीलरेशन जो होगा A1, that will be equals to A2, that will be equals to 2 meter per second square। A1 that will be equals to A2, that will be equals to 2 meter per second square। समझ में आया या नहीं आया? राइट। अच्छा, बाय द वे फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? अगर मैं फाइनल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लूं, यहां पर तो 5 लग रहा है, यहां पर 10, और यहां पर फॉरवर्ड मेरा 1 न्यूटन लग रहा है। दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग बिटवीन द बॉडीज। और 2 kg वाले ब्लॉक पे अगर मैं देखूं, यहां से 5 लग रहा है और यहां से मेरा 1 न्यूटन पीछे की तरफ लग रहा है। तो द स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कोई पूछे जो हमारा लग रहा है, दैट इज 1 न्यूटन। डायरेक्शन पूछे 3 kg वाले ब्लॉक पे फॉरवर्ड एंड 2 kg वाले ब्लॉक पे हमारा बैकवर्ड लग रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशंस। सो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने यहां पर राइट नाउ अच्छा खासा डिस्कशन जो है वो हम कर चुके हैं। अब हमें 3 ब्लॉक प्रॉब्लम्स के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके